नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के हाई डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं ईपीएफओ ईओएओ का टेस्ट सीरीज, जो कि ध्येय आईएएस ने निकाला है। अभी तक ध्येय आईएएस का 9 टेस्ट सीरीज निकला है। मैं आपको जितना भी ध्येय आईएएस निकालेगा वो सारी टेस्ट सीरीज एग्जाम के पहले करा दूंगा। नियम वही है करने का जो यूपी पीसीएस का था। आप लोगों को टेस्ट को सॉल्व करना है। सॉल्व करके वीडियो के साथ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा अपने ग्रुप पर, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से काफ़ी सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, इसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। मार्केट में जो भी ईपीएफओ का टेस्ट निकालता है सबसे अच्छा ध्येय है इसका है, क्योंकि और कोई बड़ी संस्थान ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में। अब आप लोग की नज़र में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर ईपीएफओ का एग्जाम देना है, आप लोगों को ईओ का देना है, एओ का देना है, तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमेशा की तरह मैं बता देता हूं आप लोग को कि 2 ग्रुप हमारे काम करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। व्हाट्सएप परिवार 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 6 तक फुल है, 7वें में आप ऐड हो जाइए। ठीक है, और जिसमें भी जगह है 1 2 लोग छोड़ते रहते हैं ग्रुप, तो अगर उसमें आपको जगह मिले तो वहां ऐड हो जाइए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम और मेंटरशिप ग्रुप हमारा जो है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जो मंथन आईक्यू मेंटरशिप ग्रुप, मेंटरशिप प्रोग्राम। लोगो हमारा देख लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9415790665। ठीक है, ये मेरा नंबर है। चलिए टेस्ट को दोस्तों शुरू करते हैं। टाइम के हिसाब से आपको टेस्ट देना है, टाइम बिल्कुल मायने रखता है। 2 घंटे का पेपर है ये, और 300 मार्क्स का है। और कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, ईपीएफओ में तो 300 नंबर का है, तो 2 घंटे का समय है। आप 2 घंटे का समय मत मानिएगा, आप मान के चलिएगा कि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे का समय है। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का जो समय है वो ओएमआर सीट भरने में, साइन वगैरह करने में चला जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है पहला सवाल। पार्ट 1, पार्ट ए जो है, देखिए पार्ट ए लिखा है ना, हाँ पार्ट ए लिखा है। इसमें देखिए इंग्लिश के सवाल होंगे जो इंग्लिश ग्रामर के हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े होंगे ना, फिल करना है कि जो भी सेंटेंस पढ़िए और जो आपको लगे कि यही सही होगा वही उसमें बताना है। इस क्वेश्चन में ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जो ऐसे क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा। ठीक, द पेशेंट वाज डैश टू द हॉस्पिटल आफ्टर द सफर्ड हार्ट अटैक। तो क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए तब मैं बताता हूं। इसका आंसर होगा रस्ट। क्या होगा? रस्ट, ए होगा। दूसरा देखिए, द डैश ऑफ द फूड वाज सो बैड दैट आई हैड टू थ्रो इट अवे। तो इसमें क्या होगा? दूसरे का आंसर होगा स्मेल। क्या होगा? बी, द स्मेल ऑफ द फूड was so bad that I had to throw it away। ठीक है, ये हो गया। तीसरे नंबर सवाल को देखिए, क्या है तीसरा नंबर? She was dash to hear that she had been accepted into her dream university। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन थ्रिल्ड है, डिसअपॉइंटेड है, वरीड है, कंफ्यूज्ड है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से होगा थ्रिल्ड। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा, थ्रिल्ड। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं इसमें। चौथा नंबर देख लीजिए, वी नीड टू डैश आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द ऑर्डर टू रीच ए वाइडर ऑडियंस। इसमें क्या होगा? चौथा का ऑप्शन क्या होगा? रिवाइज, कीप, रिपीट, कैंसिल। तो इसका आंसर होगा रिवाइज। पांचवे का देखिए क्या होगा? पांचवा है हमारा, आई डैश माई कीज एंड कांट फाइंड देम एनीवेयर। तो इसका क्या हो गया? ये तो इजी है, आई लॉस्ट माई कीज एंड कांट फाइंड देम एनीवेयर। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या है? इंग्लिश के सवाल है, इसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं अच्छा खासा। द डैश ऑफ द बुक वाज सो इंट्रिगिंग दैट आई कुड नॉट पुट इट डाउन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छठे का प्लॉट। क्या? प्लॉट, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। और सातवें का देख लीजिए, सातवें का क्या होगा आंसर? द कंपनी डिसाइडेड टू दैट its employee with a bonus for their hard work। तो सातवें का होगा रिवार्ड। द कंपनी डिसाइडेड टू रिवार्ड its employee with a bonus for their hard work।
द डैश ऑफ द बिल्डिंग वाज सो इम्प्रेसिव दैट इट अट्रैक्टेड मेनी विजिटर्स। तो इसमें क्या होगा, साइज, डिजाइन, कलर, शेप। इसमें क्या होगा, ये होगा डिजाइन। डिजाइन अट्रैक्ट करती है ना। I need to dash for the exam next week if I want to pass। तो ऑप्शन है स्टडी, प्ले, रिलैक्स, स्लीप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा स्टडी। स्टडी। द डैश बिटवीन द टू टीम्स वाज इंटेंस एंड एक्साइटिंग टू वॉच डैश। कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन और रिवेलरी, यूनिटी, हार्मनी। तो क्या होगा इसका 10वें का आंसर हो जाएगा रिवेलरी। ठीक है, बी हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। इसमें क्या बताना है, एंटोनिज्म बताना है, अपोजिट बताना है। ठीक है, एंटोनिज्म पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पहले। ईच आइटम दिस सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस विथ ए अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। सेलेक्टेड द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मेक योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसमें अपोजिट बताना है, कुल मिलाकर कि जिसमें अंडरलाइन है उसका अपोजिट बताना है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या है ये। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। तो हैप्पी का बताना है, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, वेरी इजी, सैड हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर। अब 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। 12 नंबर सवाल है, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड का। एक्सपैंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा श्रिंक। ठीक है, श्रिंक होता है। द साउंड ऑफ द वेव्स एंड द जेंटल ब्रीज हेल्प टू काम माई नर्व्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें किसमें है, काम का। काम का अपोजिट क्या हो जाएगा, काम का अपोजिट हो जाता है एनॉक्सियस। ये हो जाएगा आंसर। 14 थे क्या है, द फियर्स कंपटीशन बिटवीन द टू टीम्स मेड फॉर एन एक्साइटिंग गेम्स। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, तो इसमें हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड हो जाएगा फर्स्ट ए। आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर डिस्पाइट द लोअर सैलरी। तो एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजेक्ट। 16 नंबर सवाल क्या है, द वी न्यू वायलेंट बिजनेसमैन डोनेटेड ए लार्ज सम ऑफ मनी टू द लोकल चैरिटी। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा आपको दोस्तों मेलवोलेंट। मेलवोलेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। 16 देख लीजिए, द टीम सफर्ड ए क्रशिंग डिफीट इन द चैंपियनशिप गेम। तो डिफीट का क्या होगा, डिफीट का होगा विन। अपोजिट बताना इन सब में। The accused man claimed to the innocent of the crime he was accused of। तो innocent का क्या होगा, innocent का होगा guilty। 18 का होगा A। 19 का देख लीजिए क्या होगा, Despite the setbacks, the remained hopeful that thing would improve। तो है hopeful का क्या हो जाएगा, hopeful का हो जाएगा आपका pessimistic। ठीक है, pessimistic ये हो जाएगा। The meaning of the poem was obscure and difficult to understand। तो इसका क्या हो जाएगा, obscure का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका अपोजिट क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसमें सिनोनिज्म बताना, सिनोनिज्म और एंटोनिज्म आपको इसमें बताना रहता है। तो काफी क्वेश्चन इसी से होते हैं। तो इंग्लिश और जिसका खास तौर पे अच्छा है वो एग्जाम उसका ऑटोमेटिक अच्छा चला जाता है। तो इसमें सिनोनिज्म बताना है, मतलब उसके मिलता जुलता शब्द। ठीक है, चलिए बताते हैं। 21 नंबर सवाल को देखिए क्या है, देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द फार्मर्स मार्केट। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिज्म, इसका सिनोनिज्म हो जाएगा आपका प्लेंटीफुलनेस। प्लेंटीफुलनेस बी हो जाएगा। We need to augment our workforce to meet the growing demand for our product। तो 22 का क्या हो जाएगा एम्पलीफाई बी हो जाएगा। सिनोनिम बताना है। 23 नंबर सवाल को देखिए, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम सीम टू बी वाइल्डर इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस रिसर्चर्स
इसका क्या हो जाएगा, विवाइल्डर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स बताना है तो इसका हो जाएगा परप्लेक्स। ठीक है, परप्लेक्स। ऑल एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्ली विद द कंपनी ड्रेस कोड पॉलिसी। तो कॉम्प्ली का क्या हो जाएगा, कॉम्प्ली का हो जाएगा यील्ड। 24 का आंसर सी। 25 का देखिए क्या है, द पॉलिटिशियंस deceitful tactics were exposed during the investigations। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा 25 का क्या, डिसऑनेस्ट। द constant noise from the construction site was starting exasperate the residents। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिनोनिम बताना ना, इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट। एक्सैस्पिरेट का हो जाएगा इरिटेट। चलिए 27 नंबर 27 क्या है, माई ग्रैंड मदर्स फ्रगल हैबिट हेल्प्ड हर सेव मनी फॉर रिटायरमेंट। तो फ्रगल का क्या हो जाएगा, फ्रगल का सिनोनिम हो जाएगा थ्रिफ्टी हो जाएगा। ठीक है, थ्रिफ्टी। 28 the chemicals used in the manufacturing process posed hazardous risk to the workers। तो hazardous का क्या हो जाएगा सिनोनिम, इसका हो जाएगा आपका डेंजरस। ठीक है, तो इजी है सब। the soup tasted insipid and lacked any real flavor। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेस्टलेस। she was so luxurious that she could talk for hours without stopping। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टाकेटिव हो जाएगा, टाकेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, 30 का ए हो जाएगा। अब आगे क्या बताना है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताना है। पहले जो डायरेक्शन दिया है उसको पढ़ते हैं। Each items in the section has a sentence with our underlined part labeled A, B, C, D. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response with the answer sheet against the corresponding letters. Example A, B, C or A, B, C. If you find no error, your response should be indicate as D। अगर आप कोई गलती नहीं पाते हैं तो D। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़ना है और जो गलती है उसको छाटना है, कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। 31 में 31 नंबर को हम देखेंगे। 31 नंबर क्या है हमारा सवाल, 31 नंबर पढ़िए। माई सिस्टर्स डॉग ऑलवेज ग्रीट मी विद वैग ऑफ इट टेल्स नो एरर। अब देखिए इसमें एरर कहाँ है, आप लोग बताइए। इसमें एरर है सी में, सी में एरर है। क्या एरर है बता सकते हैं, बहुत ही माइनर है, क्योंकि जो इट्स है, इट्स मतलब क्या होता है, इट इज। इट इज का शॉर्ट फॉर्म अगर होता है तो ये होता है इट इज। और जो इट्स होता है, इट्स का मतलब होता है प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन लगेगा इसमें, ना कि इट इज लगेगा। ठीक है, इट्स लगेगा, तो इसलिए सी इसमें रॉन्ग है। समझ गए होंगे ये। सी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, नो एरर। तो इसमें कौन सा होगा आंसर, तो इसमें हो जाएगा सी डोंट हैव, जो लिखा है ना यही गलत लिखा है। ये तो जो इसमें नो एरर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका इसमें ए में एरर है, क्योंकि डोंट मतलब डू नॉट और सी डज नॉट होगा, डज नॉट। ठीक है, सी डज नॉट, डजंट होगा, इसलिए गलत है। ठीक है, तो हो जाएगा ये 32 का ए। 33 द मैनेजर टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग गुड जॉब, नो एरर। इसमें क्या है, तो इसमें जो आपका एरर होगा वो बताइए, वो होगा डूइंग गुड जॉब। क्यों, गुड के स्थान पे हो जाएगा अ गुड, गुड नहीं अ गुड जॉब। ठीक है, इसलिए गलत है। 34 आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर। अब इसमें किसमें एरर है, ये पार्ट हो गया 2 3 ये 4। इसमें एरर कहाँ है, इसका एरर है सी वाज फीलिंग, सॉरी आई एम नॉट यूज्ड टू गेट, टू गेट ये बी में गलती है इसमें। ठीक है, बी में इसका रॉन्ग है, टू गेट के स्थान पे होगा गेटिंग। ठीक है,
गेटिंग। टू गेट नहीं होगा, गेटिंग होगा। शी वॉज फीलिंग बैडली आफ्टर ईटिंग द पिज्जा। अब इसमें क्या होगा, 35 का आंसर हो जाए। बैडली की जगह जो यूज होगा बैड, बैड एज बैड होगा ना। शी वॉज फीलिंग बैड एज बैड, ठीक है, ये गलत हो गया, बी गलत होगा इसमें, बी, ठीक है। 36, द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड ऑपरेशंस टू यूरोप। नो, कौन सा इसमें एरर कहाँ है, 36 ना, 36 में हो जाएगा आपका सी, इसमें एरर है, ऑपरेशंस टू यूरोप, ठीक है, ऑपरेशंस टू यूरोप, इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी। तो इसमें बी होना चाहिए ना, कि इट की जगह पे इट्स होगा, वही तो गलत है इसमें, बाकी इसका बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें सी दिया है, तो देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें भी वही समस्या है कि इट्स जो लिखा है, इट्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये वाला इट्स, ये, ठीक है, ठीक है। 37, माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट। इसमें क्या होगा एरर, इसका एरर होगा माई फ्रेंड एंड मी, ठीक है, ये माई फ्रेंड एंड आई होगा ना, आई, ठीक, तो पहला गलत है, माई फ्रेंड एंड आई होगा, ठीक है। और 38 का क्या होगा, जॉन हैज बीन वर्किंग हर हेयर फॉर 2 years एंड ही स्टिल हैज नॉट बीन प्रमोटेड। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 38 का आंसर दोस्तों इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, नो एरर हो जाएगा, ये सारे सेंटेंस ठीक है। चलिए 39 का आंसर देखते हैं क्या होगा, द डॉक्टर टोल्ड मी टू ले डाउन एंड रिलैक्स फॉर ए वाइल। इसमें क्या होगा, 39 का आंसर हो जाएगा बी, बी इसमें गलत है, क्यों गलत है, ले डाउन के स्थान पे क्या होगा, लाई डाउन, ठीक, इसलिए गलत है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री। तो इसका क्या होगा, द बेस्ट सिंगर, क्यों, इन द कंट्री जो लिखा है ना, इन द कंट्री, सिंगर्स होगा, सिंगर नहीं सिंगर्स होगा, ठीक है, तो क्योंकि इन द कंट्री लिखा है तो द बेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री, तो बी इसमें रॉन्ग होगा, ठीक है। अब 41 नंबर सवाल की तरफ पढ़ते हैं क्या है, अब आते हैं अपने जीएस की तरफ, ठीक। हाल अब पैटर्न आप देख लीजिए, 40 नंबर का इंग्लिश, 40 क्वेश्चन का इंग्लिश आ गया है, अब पैटर्न आप इसको समझिएगा क्या पैटर्न इसमें एग्जाम में है। अब आगे जीएस शुरू होगा। हाल ही में किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया, तो किसका किया गया, ये किया गया चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर कब किया गया था, 13 अगस्त 2022 को चिनाब नदी पर यह पुल का उद्घाटन किया गया था। और ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज फ्रांस के एफिल टावर जो है, फ्रांस में एफिल टावर से भी ये ऊंचा है, कितना, 35 मीटर, 35 मीटर ये एफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है। और अगर ये आ जाए कि चिनाब नदी निकलती कहाँ है, तो बारालाचाला से निकलती है, बारालाचाला से निकलती है, जो बारालाचाला से नहीं निकलती, लाचाला जो दर्रा है उसके निकट से निकलती है चिनाब नदी, ये याद रखिए, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो इस भारत में इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर भारत में चिनाब नदी की लंबाई है, और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो ये है पानीपत, ठीक है, पानीपत पर ये हुआ था। चलिए इतना याद रखिए 42 नंबर सवाल में। बाकी कब हुआ था ये विश्व जैव ईंधन दिवस, कब होता है, 10 अगस्त को होता है ना, 10 अगस्त को, ठीक है। तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल का, याद रखिएगा। और 43 नंबर देखिए क्या है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है ओरांग टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, ठीक है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? डेली करंट अफेयर में हम इसको डिस्कस किए हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के मध्य होता है सी गार्डियंस 2। ठीक है, ये भी 10 जुलाई से 19 जुलाई तक चला था और ये कब कहाँ हुआ था? चीन और पाकिस्तान की सीमा के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, 45 नंबर सवाल को देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामाडुंगम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है ये। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। इसकी क्षमता अगर पूछ ले तो 100 मेगावाट। फोर्टी 46 नंबर सवाल पे चलते हैं, क्या है? जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार के नाम से सम्मानित किया गया है? किसको? नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। किसको? नारायण कुमार। ठीक है, चलिए 47 देख लेते हैं। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन से राज्य में बीज बांटे गए हैं? तो ये है झारखंड। आंसर है झारखंड। 48 नंबर सवाल। हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानूरी को फ्लोरिडा के केप कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है? तो किस देश की? तो ये देश है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। 48 का हो जाएगा ए। 49 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है? जुलाई 2022 में प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये आयोजन आपका किया जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 50 नंबर सवाल को देख लीजिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है आपके इंदरमीत गिल को। ठीक है, इंदरमीत गिल। 51 नंबर सवाल है। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में किसे मानव अधिकार घोषित किया है? अभी 28 जुलाई को किसको मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो ये घोषित कर दिया है स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को। किसको? स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को घोषित कर दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। चलते हैं 52 नंबर सवाल पर, देखते हैं 52 नंबर क्या सवाल है। काफी अच्छे सवाल दिए हैं इसमें, हम लोग 10 टेस्ट लगभग करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 121 स्थान यानी कि 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अगर भारत का स्कोर देखा जाए तो स्कोर पूछ ले तो याद रखिएगा स्कोर 60 यानी कि 60.32 रहा। ठीक है, और अगर प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें इस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक आई थी फिनलैंड की। फिनलैंड, इसका स्कोर क्या रहा था? इसका स्कोर रहा था 86.51। ठीक, इतना याद कर लीजिए। अगले सवाल को देखते हैं 53। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटका को। ठीक है, कर्नाटका को ये प्राप्त हुआ है और ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग निकालती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर ये बात की जाए कि अंतिम स्थान पर कौन रहा, तो अंतिम स्थान पर रहा छत्तीसगढ़, जो कि जिसको 17वां स्थान बोलते हैं ना। छत्तीसगढ़ को अंतिम स्थान मिला, इतना याद करिए। और जो अंतिम आया था वो 17वां था। ठीक है, 17 बड़े राज्य हैं तो 17वां किसका था? 17वां था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी किया गया? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। कब जारी किया इसको? 13 जुलाई को। 13 जुलाई को इसकी 16वीं बैठक थी, ये भी याद रखिए। इस 16वीं बैठक में इन्होंने रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। और अगर ये रिपोर्ट पहली बार पूछ लिया कब जारी किया गया था, तो पहली बार ये रिपोर्ट 2006 में जारी किया गया था, ठीक है। और प्रथम स्थान किसको मिला है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, ये भी याद रखिए। आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले देखते हैं। एक तो अगर स्थान की बात करें, अगर भारत के स्थान की बात करें, तो इस रिपोर्ट में भारत जो है ना 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ 135वें स्थान पर आया है। जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत पहले था 5 इसी में ऐड कर दीजिए 140 हो जाएगा, तो 5 अंक का सुधार हुआ है, यानी कि 135वां स्थान हुआ है इसका, ठीक है, 2022 में। 55 नंबर सवाल को देखिए क्या है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया? तो ए सुरेश प्रभाकर प्रभु, के वी सुब्रमण्यम, डॉक्टर वी के पॉल या फिर अनुराग ठाकुर। तो किसकी अध्यक्षता में? तो ये 55 नंबर का हो जाएगा सुरेश प्रभाकर प्रभु, ठीक है, सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता थी, ठीक है। चलिए फैक्ट था ये। 56 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो उदार शक्ति किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ आपका भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। और कहां पे किया गया? मलेशिया में ही किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिए। 57 नंबर सवाल है। भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त मिथिला मखाना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मिथिला से ही आप समझ गए होंगे, बिहार से इसका संबंध है, ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला है। अभी बिहार के कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मिथिला मखाना हुआ, सिलावा खाजा हुआ, सिलावा खाजा मिठाई होती है खाजा, और शाही लीची हुआ, शाही लीची, और जर्दालू आम, जर्दालू, फिर से देख लेते हैं, जर्दालू आम, ठीक है, कतरनी चावल, मगही पान, और कुछ है, मधुबनी पेंटिंग भी है। तो बिहार की इन सब चीजों को अभी मिला है जीआई टैग, ठीक। चलिए इतना काफी है। 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। रोगी प्रदाता सहायक एजेंसी पीपीएसए मॉडल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस रोग को नियंत्रित करने से जुड़ा है? किस रोग को नियंत्रित करने से जुड़ा है? ये नियंत्रित करेगा अक्षमा रोग, ठीक है। अक्षमा को टीबी भी कहते हैं ना, हाँ, अक्षमा रोग से ये निपटेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। कौन सा टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी बना है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हुए नोवाक जोकोविच बने हैं पहले खिलाड़ी जो 80 मैच जीत गए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? 60 नंबर। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं। तो आप इसमें सभी खिलाड़ियों को नाम कमेंट करके बताइए कि राफेल नडाल कहाँ के हैं, नोवाक जोकोविच कहाँ के, रोजर फेडरर और एंडी मरे। आप कम से कम इन तीनों का तो याद ही रहना चाहिए आप कहाँ के खिलाड़ी हैं, ठीक है। 60 नंबर सवाल को देखिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी कि NAPS किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है दोस्तों, तो पीडीएफ में इंग्लिश वाले भी देख लिया करेंगे इसको, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये कब बनी? 22 जुलाई 2022 को बनी। और ये चौथे राष्ट्रपति हैं, ये 15वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 15वें राष्ट्रपति हैं। इनको ये महिला राष्ट्रपति हैं और एसटी समुदाय से पहली महिला है, ठीक है, और भारत की दूसरी महिला है ये,
ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी समाज की पहली महिला है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुआ था। ठीक है, 62 नंबर सवाल को देखिए, काफी नया सवाल है। किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो किस देश ने ऐसा फैसला लिया है? ये लिया है रूस ने। रूस ने ये फैसला लिया है। ठीक है, कब छोड़ देगा? ये 2024 तक छोड़ देगा। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़िएगा, इसका काफी अच्छा दिया है। लॉकडाउन लिरिक्स जिसे हाल ही में जारी किया गया किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसको लिखा है संजुक्ता दास ने। संजुक्ता दास ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। 65, किस राज्य ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्यकोट दत्तू योजना पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? इसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, पुण्यकोट दत्तू योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें काफी आश्रय वगैरह बनेंगे जो गायों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। 65 नंबर हो गया। 66 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। खबरों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। अनंतनाग, ये भी आती है। अब आगे सवाल है 67 नंबर सवाल है क्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को 2021 में भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, काफी आश्चर्य की बात है कि कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, और 68 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सभी प्रारूपों में 100 मैच किसने खेल लिया है? इसको खेल लिया है आपके विराट कोहली ने। विराट कोहली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो पहला स्मारक बना है भूकंप का गुजरात में, गुजरात राज्य में बना है। अगला सवाल है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? किस नृत्य शैली को इसमें नामित किया गया है? ये गरबा नृत्य को शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो गरबा कहाँ किया जाता है? गरबा गुजरात में ना, गुजरात में तो होता है। चलिए 70 हो गया। 71 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधारों को निरस्त किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार को निरस्त कर दिया गया था कब? 1919 में, 1935, 1947। देखिए मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था ना, उसको निरस्त नहीं किया गया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था उसमें संशोधन करके प्रतिस्थापित किया गया था और जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भारत सरकार जो सरकार में भारतीय भागीदारी के स्तर को बढ़ाया। बाकी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है वो सुधार भी भारतीय स्वशासन की दिशा में एक कदम था और भारत की स्वतंत्रता के लिए वो मार्ग प्रशस्त भी किया। तो इसमें से कोई नहीं होगा उत्तर, इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधारों को निरस्त नहीं किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? ये अच्छा सवाल है। इसका क्या हो जाएगा? इसने आंदोलन को कमजोर कर दिया और स्वतंत्रता के समर्थन में गिरावट आई। इसने आंदोलन को मजबूत किया और स्वतंत्रता के लिए समर्थन में वृद्धि हुई। तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। 72 का उत्तर हो जाएगा बी। 73 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 73, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना। तो पहला ही उत्तर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जीएस इसमें काफी इजी आता है और इसमें कुछ चीजें टफ आती हैं। जैसे इंग्लिश जिसको नहीं आता उसके लिए टफ हो जाएगी। बाकी जीएस तो जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं उनके लिए काफी आसान है। मार्ले मिंटो सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य था सरकार में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। सी हो जाएगा आंसर। 74 का आंसर हो जाएगा सी। 75 देखिए क्या है।
किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? तो मोपला विद्रोह का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, उस समय 76 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। 76 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उसमें ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था ये बताना है आपको। तो उसमें कौन था? पामस्टन। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, पामस्टन। ठीक है, तो याद कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट सवाल है। 77 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक षड्यंत्र कहा गया? तो इसको इजी सवाल है, ये कहा गया था सर जेम्स आउटरम के द्वारा कहा गया था कि एक षड्यंत्र है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता प्रतीक थे, क्या था स्वतंत्रता प्रतीक? तो इसका था कमल और चपाती। कमल और चपाती इसका प्रतीक था। 79 नंबर सवाल को देखिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो कौन संबोधित किया था? जो पहली स्नातक थी ये थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था, और ये फिजिशियन थी। ठीक है, फिजिशियन थी। 80 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ लिया गया? तो इससे कौन सा निहितार्थ लिया गया? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ये भूल भी थी भारत की, तो इसमें यही चीज, इसका निहितार्थ यही निकलता है। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। 80 हो गया। 81 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था? तो किसने पेश किया था? इसको पेश किया था CR दास ने। CR दास ने पेश किया था। ठीक है, 1920 में नागपुर अधिवेशन में। चलिए, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, GS का सवाल टफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो असहयोग आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है पढ़ लीजिए पहले। आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। असहयोग आंदोलन जिसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था। MJ जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें कौन सा असत्य है? कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 83 नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक नेता था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभकारी अभ्यास को छोड़ दिया था? लाभकारी जो प्रैक्टिस करते थे उसको छोड़ दिया था। तो कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू। ठीक है, ये 1920 की बात है। ठीक है, 84 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था? तो किस आंदोलन के बाद कहा था इन्होंने? ये बोला था चौरी चौरा जब कांड हो गया था, तब इन्होंने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था, क्योंकि उनका मानना था अभी ऐसे बड़े आंदोलन के लिए जनता परिपक्व नहीं हुई है, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, तो इसमें हिंसा हो गई थी। 85 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो इसको प्रस्तावित किया था KT शाह ने। KT शाह ने किया था। कब? 24 फरवरी 1922। ठीक है, 1922 में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए 86 नंबर सवाल को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी कपड़ों को जलाने को निरर्थक अपशिष्ट माना था? किसने माना था? इसको माना था रविंद्रनाथ टैगोर ने। विरोध भी किया था, बेतुका कचरा बोला था कपड़ों को जलाने के लिए, तो मतलब खिलाफ थे कुल मिलाकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो हो जाएगा उत्तर C, रविंद्रनाथ टैगोर। 87 नंबर सवाल को देखिए। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या रहा? तो इसका मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इसमें बढ़ी, क्योंकि असहयोग आंदोलन ने प्रदर्शित किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए व्यक्तियों में बलिदान करने का साहस और कठिनाइयां और दमन को दूर करने का दृढ़ संकल्प था। आम जनता में स्वतंत्रता की इच्छा पैदा हो गई थी। इसके अतिरिक्त आंदोलन ने सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया था। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। 88 नंबर सवाल को देख लीजिए। एक एक टॉपिक को कवर किया गया दोस्तों, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है।
असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन बनी, ये तो सही है। भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने का ब्रिटिश सरकार की इच्छा, नहीं, ये सही नहीं है। तो यही हो जाएगा उत्तर, बी हो जाएगा। 88 का उत्तर हो जाएगा बी, 89। असहयोग आंदोलन 1919-1920 के दौरान किसकी स्थापना नहीं हुई थी? किसकी स्थापना नहीं हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। आंसर हो जाएगा सी, जामिया मिलिया की भी हो गई थी। तो इसका उत्तर है सी। 90 नंबर सवाल को देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उच्चतम स्तर माना जाता है? किसमें महिलाएं ज्यादा भाग ली? जो सत्याग्रह कौन सा था? नमक सत्याग्रह में काफी महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें साबरमती से 37 अगर अंक आ जाए, नंबर आ जाए तो याद रखिएगा 37 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और काफी महिलाओं ने, लेकिन जो ये था साबरमती आश्रम, इसमें से 37 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अगला सवाल देख लेते हैं 91। मैं ताकत के खिलाफ अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। किसके द्वारा यह कथन कहा गया कि मैं ताकत के खिलाफ अधिकार की लड़ाई में विश्व सहानुभूति चाहता हूं? ये कहा था गांधी। कब कहे थे? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा इन्होंने कहा था। और अगला सवाल है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा दांडी यात्रा के बारे में सही नहीं है? इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी, ये तो सही है। मार्ग समुद्र के किनारे बसे गांव दांडी में समाप्त हुआ, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक तैयार किया और यह पूरी तरह से पैदल मार्ग था। तो 92 का कौन सा उत्तर था? महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक तैयार किया। ये गलत कथन है। क्यों गलत है? क्योंकि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ प्रतीकात्मक कार्रवाई के रूप में दांडी में समुद्र के किनारे नमक तैयार किया था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो सही लग रहा है, महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक तैयार किया था। तो दांडी में तो किया था, ठीक है, दांडी तो समुद्र के किनारे ही था। तो दांडी एक जगह थी उस जो कि समुद्र के किनारे थी, वहां पे तैयार किया था। लेकिन ये भी सही है। तो चलिए सी मान लेते हैं इस उत्तर को, बाकी आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में सी ही दिया है। 93 नंबर सवाल को देख लेते हैं 93। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली? तो उनकी जगह किसने ली थी? अब्बास तैयब जी ने ली थी। इंपॉर्टेंट है, अब्बास तैयब जी ने उनकी जगह ली थी, ठीक है। ये 1930 की बात है। 94 नंबर सवाल को देख लीजिए क्या है 94। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया था। किसमें भाग लेने की वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई थी? विनोबा भावे जी की इनकी हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से हुई थी, जो कि 1930 में हुआ था। 95 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। 95 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर मार्च आयोजित किया था? किसने किया था? ये किया था सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है। ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सी राजगोपालाचारी ने। 96 नंबर सवाल को देखते हैं 96 नंबर सवाल क्या है 96। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण क्या था यह बताना है। तो तत्कालिक कारण था धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह, कि धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है और भारतीय लोग धर्म में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य सूत्रधार था? तो कौन सूत्रधार था? ये सूत्रधार थे एनी बेसेंट थी, ठीक है। अगला सवाल है 98 नंबर सवाल, ये हम टेस्ट कर रहे हैं ईपीएफओ के लिए। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की गई थी तो स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, स्वतंत्रता के बाद भारत को साम्यवादी देश बनाने के लिए। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता के बाद भारत को साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो 98 का उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन 1930 की पेशावर घटना से किसका नाम जुड़ा है? तो पेशावर घटना से नाम जुड़ा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से। पेशावर घटना
ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जुड़ा है। चलिए, इसमें काफी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी, काफी लोग मारे गए थे। इसको पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन को, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है काफी। 100 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। जिया तरंग आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो किस राज्य में शुरू किया गया था? ये मणिपुर में शुरू किया गया था जिया तरंग। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 101 नंबर सवाल है। टोटल इसमें 120 प्रश्न होते हैं। विद्रोह के दौरान मोपलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? तो कौन सी मांग की गई थी? मोपलाओं द्वारा की गई थी केरल में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। यही मांग कर रहे थे मोपला विद्रोह, जो कि कहां हुआ था? मालाबार तट में 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह मुस्लिमों के द्वारा किया गया विद्रोह था। 102 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। तो किसमें की गई थी? खिलाफत आंदोलन के दौरान, मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, या अलग निर्वाचक मंडल कभी नहीं की गई। तो ये तो गलत है। तो 102 का क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में ऐसा किया गया। ठीक है, 103 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या नाम था? तो बेरीजी संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट था। ठीक है, साइमन आयोग। चलिए 104 नंबर सवाल को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। निम्नलिखित में से किस नेता ने मार्लियामेंटो सुधारों का विरोध किया था? किसने किया था मार्लियामेंटो सुधारों का विरोध? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, इसमें लाठीचार्ज से मृत्यु भी हो गई थी इनकी। बाल गंगाधर तिलक। 105 नंबर सवाल देख लीजिए। 1905 में ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण कौन सा था? इसका मुख्य कारण था क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। 105 का उत्तर हो जाएगा ए। 106 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? इनकी क्या भूमिका थी ये बताना है आपको। उन्होंने अधिनियम का समर्थन किया और भारतीयों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यही सही होगा, बी हो जाएगा। 106 का आंसर हो जाएगा बी। 6 अप्रैल 1919 की घटना है। 107 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्यों किया इन्होंने बहिष्कार? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। वेरी इजी। 108 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मोपला विद्रोह का परिणाम था? तो मोपला विद्रोह का परिणाम क्या था? विद्रोह केरल में अंग्रेजों को खदेड़ने में सफल रहा। विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था और कई मोपलाओं को मार डाला था। ये भी सही, ये सही है। 20वां उत्तर सही है। 108 का बी। बी 109 नंबर सवाल को देखिए। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत का गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? गठन किया गया था बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम का। ठीक है, 110 नंबर सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ब्रिटिश सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसकी प्रतिक्रिया क्या थी देख लेते हैं। उन्होंने सार्वजनिक माफी जारी की और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया। गलत है। उन्होंने जनरल डायर को उच्च पद पर पदोन्नत किया। गलत है। उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। यह सही है। उन्होंने घटना को नजरअंदाज किया और कोई कार्रवाई नहीं की। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। 110 का उत्तर हो जाएगा सी। 111 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। इंग्लिश में भी है ये, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली ब्रिटिश समिति का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था? हंटर आयोग, साइमन कमीशन, स्वराज आयोग, नेहरू गांधी आयोग। हंटर आयोग था। 112 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। ये सही हो जाएगा। 112 का उत्तर हो जाएगा बी। 113 का देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन का क्या महत्व था? तो साइमन कमीशन का बहुत महत्व था। क्या महत्व था? इसने सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डाला। यही सही हो जाएगा। 114 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मोपला विद्रोह का मुख्य कारण था मोपलाओं के सामने आर्थिक कठिनाइयां। ठीक है, ये सही हो जाएगा उत्तर सी। पूरी कहानी दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। 115 नंबर सवाल को देखते हैं।
45 रोलेट एक्ट कितने समय तक लागू रहा? तो कितने समय तक ये लागू रहा? ये आपका लागू रहा 2 वर्षों तक। 2 वर्षों तक ये लागू रहा। ठीक है, 116 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बनारस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत या लखनऊ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में आए, इनको इस घटना से अवगत कराया गया था। ठीक है, स्वदेशी की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। टैगोर ने आत्मशक्ति के पंथ का प्रचार किया, जिसका मुख्य सरोकार गांवों का सामाजिक और आर्थिक नवीकरण था। दूसरा, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा 1889 में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लियाकत हुसैन ने अपने विद्रोह में बरिसल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया था। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो 117 का डी सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, डी सही नहीं है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। 117 का डी। 118 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन रोलेट एक्ट का परिणाम था? ब्रिटिश सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत और अधिक एकीकृत हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और यह अधिक अभिवृद्धि हो गई। भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति अधिक वफादार हो गई। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत और अधिक एकीकृत हो गया। 119 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्लियामेंट्री सुधारों की एक सीमा थी? तो क्या सीमा थी इसकी? 19 देख लीजिए क्या थी। गवर्नर जनरल ने सभी कानूनों पर वीटो शक्ति बरकरार रखी। विधान परिषद में अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, निर्वाचन नहीं। निर्वाचित सीटों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। उपयुक्त सभी दोस्तों सभी हो जाएगा। ठीक है, डी सभी सही है। 120 और ये अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बंगाल के विभाजन के खिलाफ राष्ट्रवादी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा असहयोग। ये था हमारा 120 का 120 प्रश्न, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग इसको देखिएगा और इसको पढ़ना। डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया गया है, ये देखिए, इसमें मैं आपको पढ़ा दिया हूं और आप लोग पीडीएफ के साथ भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके टेस्ट हम खत्म करेंगे। पूरा टेस्ट हमारा जो है 10 टेस्ट आया हुआ है, तो हम पूरा टेस्ट इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी ग्रुप आप जो नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और देखते रहिए मंथन IQ।